हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैक ऑफ साइंस। सो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ की। सेल इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द नीट एस्पायरेंट्स इन अदर मेडिकल एस्पायरेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं सेल के बारे में, अबाउट द सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, अबाउट द सेल के बारे में, because it is a very important chapter and very weightage chapter in NEET 2021 and other NEET. तो ये जो है कम से कम यहाँ से 3 to 4 क्वेश्चंस, कितने 3 to 4 क्वेश्चंस आर कमिंग। इस चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द नीट एस्पायरेंट्स। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इसे पढ़ेंगे, इसे जानेंगे, समझेंगे और बिल्कुल एक रैपिड रिवीजन की तरह देखेंगे इसे। ओके फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाएं, कमेंट करें, शेयर करें। और मैं हूं आपका दोस्त इमरान आलम। तो चलिए हम शुरू करते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो चलिए सेल जो शुरू करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें समझ में आना चाहिए कि सेल क्या है, व्हाट इज़ द मीन बाय सेल। सेल है क्या आखिर? तो सेल हमारा क्या है? सेल है कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या है सेल हमारा क्या है? द स्ट्रक्चरल, बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि जो हमारा लाइफ है वो क्या है, वो किससे बना हुआ है, उसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट क्या है लाइफ का, सेल है। यानी कि सबसे अगर स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करें, सबसे स्मॉलेस्ट कोई चीज़ है हमारे शरीर में, वो है हमारा सेल। बहुत सारे सेल्स जो है आपस में मिल करके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, आपको पता होगा। बहुत सारे टिश्यू मिल क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं। उसी तरह से ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। एंड देन इसी तरह से क्या होता है, बॉडी की फॉर्मेशन होती है। तो हमने जाना कि सेल क्या है। सेल क्या है? इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। ओके, हम बात करते हैं इसकी डिस्कवरीज की, कि इसमें क्या क्या डिस्कवरीज हुई, कैसे हुई। तो इसकी डिस्कवरी सबसे पहले बात करते हैं हम साइंटिस्ट एंटन वॉन लीवनहोक की। जो एंटन वॉन लीवनहोक जो साइंटिस्ट थे, ये साइंटिस्ट एंटन वॉन लीवनहोक, उन्होंने देखा, सॉ एंड डिस्क्राइब्ड लाइव सेल। उन्होंने देखा और एक लाइव सेल को, जिंदा सेल को डिस्क्राइब किया। ठीक है। फिर बात करते हैं कि रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया कि न्यूक्लियस का डिस्कवर किया। यानी कि अगर बात करें कि न्यूक्लियस का डिस्कवर किसने किया तो आ जाएगा रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। ओके, फिर बात करते हैं हमारे पास क्या आएगा, द नेम क्रोमेटिन वॉज गिवन बाई, कि जो क्रोमेटिन नाम जो था डीएनए का, वो किसने दिया था, क्रोमेटिन किसने दिया था, क्रोमेटिन गिवन बाई फ्लेमिंग। ये बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है, फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन नेम दिया था। ओके, फिर बात करते हैं कि जो हमारा सेल थियरी है, बहुत बार पूछा गया है नीट के एग्जाम्स में और पूछा जाएगा, क्योंकि इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कि क्या है कि सेल थियरी किसने दिया, स्केलेटन एंड स्क्वान ने। किसने दिया सेल थियरी जो है, फॉर्मुलेट किसने किया, स्केलेटन एंड स्क्वान ने सेल थियरी को दिया, फॉर्मुलेट किया। ठीक है। ये बात करते हैं कि रुडोल्फ विर्चो गिव द कंसेप्ट। रुडोल्फ विर्चो ने क्या किया, कि उसने कंसेप्ट दिया ओमनी सेलुला ई सेलुला। उसने ओमनी सेलुला ई सेलुला कॉन्सेप्ट दिया था, जिसका मीनिंग होता है कि ऑल सेल्स राइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ओमनी सेलुला ई सेलुला का मतलब होता है कि ऑल सेल्स राइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। कि जितने भी हमारे सेल्स हैं वो क्या, कहाँ से राइज किए हैं, कहाँ से पैदा हुए हैं, वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल, पहले वाले सेल से क्या होता है, वो पैदा हुए हैं, आगे बढ़े हैं, डेवलप किए हैं। आज का जो हमारा सेल थियरी है, टुडे हम सेल थियरी को कैसे समझते हैं, आज जो हमारा है, अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट डे सेल थियरी, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किन चीज़ों के बने हुए हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। वो किससे, सेल से मिलकर बने हुए हैं। एंड ऑल, सेकेंड लाइन है हमारा कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। कि जितने भी हमारा सेल है किससे एग्जिस्ट कर रहे हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। किससे राइज कर रहे हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से राइज कर रहे हैं और अपने आप को डेवलप करके एक नया सेल बना रहे हैं। और सेल से मिल करके क्या कर रहे हैं कि बॉडी में टिश्यूज़ बना रहे हैं और सब की ऐसे ही। तो ये तो रही हमारा कि अबाउट द सेल, डिस्कवरी ऑफ द सेल। अब हम बात करेंगे
क्योंकि हम जब सेल पढ़ रहे हैं तो हम प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में जानेंगे। तो हम पहले शुरू करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में कुछ इसी तरह से इसे दिया हुआ है, तो हम बिल्कुल एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं। रैपिड रिवीजन चल रहा है, इसलिए हम एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। चलिए तो बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की। जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें क्या है कि प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि हम नेम से ये बिल्कुल जवाब हाजिर है आपके पास कि प्रोकैरियोट क्या है। हमारे पास बैक्टीरियाज हैं, बैक्टीरियम मोनेरा किंगडम को ही प्रोकैरियोटिक किंगडम कहते हैं, प्रोकैरियोट कहते हैं। उसमें क्या क्या आएगा, प्रोकैरियोट्स में क्या क्या आएगा, बैक्टीरिया शामिल होंगी, ब्लू ग्रीन एल्गी शामिल होंगे प्रोकैरियोट्स में, माइकोप्लाज्मा एंड द पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, पीपीएलओ। ओके, तो ये सब जो क्या है प्रोकैरियोट सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में शामिल है, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ। अब कह रहा है कि न्यूक्लियर रीजन प्योरली डिफाइंड, पुअरली डिफाइंड। कह रहा है कि जो प्रोकैरियोटिक हमारा सेल है, बैक्टीरिया का सेल है या ब्लू ग्रीन एल्गी का सेल है, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल है, उसमें जो न्यूक्लियर रीजन होता है, जो न्यूक्लियस की जगह होता है, वो बहुत ही पुअरली डिफाइंड होता है। मतलब बहुत न्यूक्लियस के नाम के बराबर, उसमें न्यूक्लियस ना के बराबर होता है। और न्यूक्लियर मटेरियल जो क्या हो नेकेड होता है, वो कहीं कवरिंग नहीं होती है, उस पर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। न्यूक्लियर मटेरियल इज नेकेड इन बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, द लैक मेम्ब्रेन, उसमें क्या होता है, उसमें मेम्ब्रेन, कोई मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है ताकि जिससे हम कवरिंग किया जा सके, इसलिए उसको नेकेड कहते हैं। ठीक है, कह रहे कि बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर सच एज प्लास्टिड। इसमें क्या होता है कि जैसे कि बाउंड सेल ऑर्गेनल्स जो यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं, तो बाउंड सेल ऑर्गेनल्स जैसे कि प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब क्या होता है इसमें नहीं पाया जाता है। इसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड जो है कि सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, इसमें एब्सेंट रहते हैं। जैसे कि प्लास्टिड हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, क्या है ये सब जो हमारे क्या है इसमें एब्सेंट रहते हैं, किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में। ओके, इसके साथ along with genomic DNA they also have a smaller circular called plasmid। इसमें क्या होता है, जीनोमिक डीएनए के साथ क्या होता है, इसमें एक स्मॉल सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल में स्मॉल सर्कुलर डीएनए पाया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। इसका डीएनए कैसा होता है, प्लाज्मिड होता है, इसको प्लाज्मिड्स कहते हैं। हम बात करते हैं, एक स्ट्रक्चर होता है मेसोजोम। मेसोजोम इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। कह रहा है कि मेसोजोम में काम क्या है कि इट इज ए स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। ये तो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होते हैं फॉर्म्ड बाय इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। कैसे फॉर्म करता है, सेल मेम्ब्रेन को फोल्ड करके इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन से ये क्या होता है, ये डेवलप करते हैं, फॉर्म करते हैं। इज कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, इट हेल्प, इसमें इसका काम क्या है, इसका काम है शेल वॉल की फॉर्मेशन करना, इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या करना है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करना, किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होता है, मेसोजोम में होता है। रेस्पिरेशन कैसे करता है प्रोकैरियोटिक सेल, मेसोजोम से करता है। सिक्रेशन कैसे होता है, मेसोजोम सेल से करता है। यानी कि मोस्ट ऑफ द वर्क मेसोजोम को थ्रू होता है। यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें तो हमारा क्या है, सब कुछ क्या है, मेसोजोम है, क्योंकि इसी के थ्रू क्या हो रहा है, सेल वॉल की फॉर्मेशन हो रही है और सरफेस एरिया अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंक्रीज कर रहा है, डीएनए की रेप्लिकेशन हो रही है, रेस्पिरेशन हो रहा है, सिक्रीशन हो रहा है, ये सब जो है किसके थ्रू हो रहा है, मेसोजोम को। सो मेसोजोम इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइन की। बेस्ड ऑन द डिफरेंसेज इन स्टेनिंग प्रोसीजर। हाँ, स्टेनिंग प्रोसीजर के बेसिस पर, स्टेनिंग यानी कलरिंग के स्टेनिंग प्रोसीजर के बेसिस पर सेल मेम्ब्रेन, इस सेल मेम्ब्रेन हम स्टेन करेंगे यानी कलर करेंगे, रंगाई करेंगे उसके बेसिस पर बैक्टीरिया को दो भागों में डिवाइड किया गया। बैक्टीरिया डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। एक को कहते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, क्या कहते हैं, एक को कहते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया उसका मतलब क्या होता है कि टेकअप, क्या होता है कि टेकअप ग्राम स्टेन, जो कि कलर को टेकअप कर लिया, यानी जो कलर को स्टेन ले लिया, जो कलर अपने आप पे ले लिया, उस पर लग गया और कलर को अच्छे से कैरी करने लगा। लेकिन कह रहा है कि ग्राम नेगेटिव वो होते हैं डू नॉट टेकअप ग्राम स्टेन, यानी कि जो ग्राम स्टेन यानी कलर्स को अपने ऊपर नहीं लगने देते हैं या उन पर कलर पूरी तरह से नहीं लग पाता है, वॉश हो जाता है, तो ग्राम नेगेटिव हो गया। तो बात करते हैं माई की।
द आउटर मोस्ट कवरिंग अ बैक्टीरियल सेल इज नॉन एज सेल इनवेलप। बैक्टीरियल सेल का सबसे आउटर मोस्ट जो कवरिंग होता है उसे क्या कहते हैं? बैक्टीरियल सेल का जो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है उसे क्या कहते हैं? सेल इनवेलप कहते हैं। ओके, सेल इनवेलप। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ 3 लेयर्स। जो सेल इनवेलप है वो 3 लेयर्स से क्या होता है? मिलकर बना होता है। जैसे कि आउटर में क्या हो गया इसके आउटर में हो गया ग्लाइकोकैलिक्स, सबसे बाहरी लेयर। मिडिल हो गया सेल वॉल एंड द इनर मोस्ट लेयर हो गया सेल मेम्ब्रेन। ओके, तो ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक सेल कंटेन नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स कॉल्ड राइबोसोम्स। कह रहे हैं कि प्रोकैरियोट में, जैसे नॉर्मली तो यूकैरियोट को जैसे इसमें सेल ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते हैं, लेकिन राइबोसोम एक ऐसा ये ऑर्गेनल्स है जो कि प्रोकैरियोट में भी होता है और यूकैरियोट में भी होता है। तो कह रहा है कि जो हमारा राइबोसोम होता है क्या होता है? नॉन मेम्ब्रेनस। प्रोकैरियोटिक सेल कंटेन नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली कॉल्ड राइबोसोम। यानी कि राइबोसोम क्या है हमारा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कितनी दफ़ा पूछा है कि नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनल्स के नाम क्या है, नेम क्या है, तो हमारा होगा राइबोसोम। और राइबोसोम क्या है? वो हमारे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों जगह पे पाए जाते हैं। ओके, तो ध्यान रहे राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन का सिंथेसिस करना। ओके, तो चलिए हम आगे देखते हैं। हम आगे किस चीज़ की बात करने वाले हैं। आगे जो है हमारा अभी तो हम लोग अभी हम प्रोकैरियोट में ही बात कर रहे हैं। तो प्रोकैरियोट में क्या है कि प्रोकैरियोट में जो राइबोसोम होता है वो कैसा होता है? जो प्रोकैरियोट राइबोसोम कैसा होता है? वो हमारा 70S होता है। 70S होता है मतलब क्या है? विच इज़ मेड अप ऑफ टू सब यूनिट्स, दैट इज द 50S एंड 30S। वो 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, दैट इज द 50S एंड 30S। 50S इज द लार्ज सब यूनिट एंड द 30S इज द स्मॉल सब यूनिट। इस फॉर स्वेडबर्ग यूनिट। इसका मतलब क्या होता है? स्वेडबर्ग यूनिट। ओके, तो ये हमारा है कि राइबोसोम इन प्रोकैरियोट इज द 70S। तो याद रखें कि जो प्रोकैरियोट राइबोसोम कैसा होता है? 70S होता है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, एंड इसके 2 सब यूनिट होते हैं, वो होता है 50S एंड 30S। फिर बात करते हैं हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात करेंगे। यूकैरियोटिक सेल हमारा, यानी कि अब तो हमने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात कर लिया, हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल, तो आपको पता है कि जो मोनेरा किंगडम में ही सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल पाया था। उसके बाद जितने भी हमारे किंगडम्स हैं, यानी कि अगर हम बात करते हैं कि प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, उस सब हमारे क्या है? यूकैरियोट्स में शामिल है। जैसे कि लिखा हुआ है कि प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया एंड फंगस, ये क्या यूकैरियोटिक सेल में इंक्लूड है। कह रहा है कि इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स न्यूक्लियर रीजन इज वेल डिफाइंड। इसमें क्या होता है कि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर रीजन जो होता है, न्यूक्लियस जो होता है वेल डिफाइंड होता है एंड सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और किससे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंड यानी घिरा हुआ रहता है, कवरिंग होती है। यानी कि अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है कि यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर रीजन इज वेल डेवलप्ड। न्यूक्लियर रीजन बहुत ही डेवलप होता है, यानी कि न्यूक्लियस बहुत डेवलप होता है एंड जो सराउंडेड रहता है, घिरा हुआ रहता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, नेकेड नहीं रहता है। जैसे कि प्रोकैरियोट में क्या था? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और क्या था? न्यूक्लियर रीजन, वो नेकेड था। तो यहाँ पे क्या है कि नहीं, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंड्स हैं। फिर बात करते हैं हम कि दे हैव मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। इसमें क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज़, है ना। ये सब क्या है? सेल मेम्ब्रेन। ये सब क्या है? ये सब जो है हमारे यूकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस, ये सब इसमें पाए जाते हैं। अब हम एक एक करके सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। ओके, तो सबसे पहले हमने शुरू किया सेल मेम्ब्रेन पढ़ने के बारे में। तो सेल मेम्ब्रेन हमारा है वो क्या है? कह रहा है कि सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ। सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है? सेल मेम्ब्रेन वो बना होता है प्रोटीन एंड लिपिड लेयर के, लिपिड बाई लेयर की। प्रोटीन, प्रोटीन पर 2 जगह अपर और नीचे क्या है? लिपिड के 2 लेयर है, लिपिड बाई लेयर। फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय। इसमें सबसे बेहतरीन कोई मॉडल दिया गया सेल मेम्ब्रेन में, वो था हमारा फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ओके, इसे किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन, SJ सिंगर एंड GL निकोलसन। फुल नेम क्या है इसका? SJ सिंगर एंड GL निकोलसन। ठीक है, ये SJ सिंगर है और GL निकोलसन है।
बेसिकली हुआ यूँ था कि एक बार नीट के पेपर में नेम तो दिया था कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने प्रपोज किया था, लेकिन उसमें जो नेम था ना, वो सिंगर एंड निकोलसन, वो चारों करीब करीब 3 या 4 ऑप्शन में थे। 2 या 3 ऑप्शन में सिंगर एंड निकोलसन, सिंगर, लेकिन क्या था वो एस.जे. सिंगर, जी.एल. निकोलसन कुछ करके ऐसे दे रखा था, यानी कि फुल नेम दे रखा था। हम लोग एनसीईआरटी में क्या पढ़ते हैं, सिंगर एंड निकोलसन, तो इस हिसाब से तो सारा का सारा गलती था, हम गलती कर लेते हैं। तो ये नेम याद रखना जरूरी है कि इसके फुल नेम क्या है, एस.जे. सिंगर एंड जी.एल. निकोलसन। ओके, और ये बिल्कुल नीट में पूछा हुआ था। बात करते हैं कि हम आए कि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड बाइलेयर enables द लैटरल मूवमेंट फॉर प्रोटीन्स। क्या होता है कि इस मॉडल के तहत फ्लूइड नेचर ऑफ जो लिपिड बाइलेयर होते हैं वो enables द लैटरल मूवमेंट फॉर प्रोटीन, लैटरल मूवमेंट्स के लिए अनेबल कर देते हैं ताकि प्रोटीन का मूवमेंट हो सके। ओके, फिर हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल, यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है इसके क्या होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। इसके मतलब ये हुआ कि वहाँ पर कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि जो आसानी से क्या होगा कि वहाँ पे अंदर चला जाए। वही चीज़, वही ऑब्जेक्ट जा सकता है, वही थिंग जा सकता है जो सेलेक्टिवली परमिएबल है, जो सिलेक्ट करके अपने अंदर लेगा वो। तो क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये सेलेक्टिवली, ऐसा एक लेयर है, ये मेम्ब्रेन है जो कि सेलेक्ट करके अपने अंदर लेता है, सेलेक्टिवली परमिएबल। दैट रेगुलेट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंस की एंट्री और एग्जिट को क्या करता है, रेगुलेट करता है। कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि कौन इसमें अंदर आएगा कौन बाहर जाएगा, दैट इज रेगुलेटेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, फिर बात करते हैं हम कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस मेम्ब्रेन, जो मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होता है इन और आउट, तो कहते हैं विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, वहाँ पर कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। कि यहाँ पर क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स के इन और आउट करने के लिए किसी भी तरह की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और इसलिए हम इसे कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। ओके, फिर हम बात करते हैं कि मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर रीजन, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू द सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन ऑस्मोसिस। फिर बात करते हैं हम ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस क्या है, कह रहे हैं ऑस्मोसिस जो है मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। क्या होता है कि मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा कहाँ से, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, दैट इज नॉन एज ऑस्मोसिस। उसे हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। जब कोई भी वाटर मॉलिक्यूल हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होकर के आएगा तो उसे कहेंगे दिस इज द ऑस्मोसिस प्रोसेस। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइन की, मूवमेंट ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। जब कह रहा है कि आयंस का जब मूवमेंट, आयंस का और मॉलिक्यूल्स का जब मूवमेंट होता है और क्या होता है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। अब क्या हो रहा है, पहले था कि हायर से लोअर हुआ तो ऑस्मोसिस कहलाया, अब कह रहे हैं कि लोअर टू हायर होगा तो क्या होगा, अक्रॉस द सेम परमिएबल मेम्ब्रेन विद एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी की खर्च हो रही है, तो इसे हम लोग कहेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी कि जहाँ एनर्जी की खर्च होगी वो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाएगा, जहाँ एनर्जी की खर्च नहीं होगी हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट कहलाएगा। तो जब हम हायर से लोअर बात करते हैं तो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, लोअर टू हायर बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी यानी कि एनर्जी खर्च होगा और साथ में एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाएगा। तो ये रहा हमारा सेल मेम्ब्रेन। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा सेल ऑर्गेनल्स का, दैट इज़ द सेल वॉल। तो क्या है सेल वॉल, कह रहा है कि सेल वॉल इट इज़ द आउटर मोस्ट, सेल वॉल की बात कर रहे हैं, सेल वॉल के काम क्या है बेसिकली, तो आइए देखते हैं। सेल वॉल इट इज़ द आउटर मोस्ट रिजिड स्ट्रक्चर, क्या है, ये सबसे आउटर मोस्ट में रहता है रिजिड स्ट्रक्चर, किस लिए, ताकि उसे सपोर्ट दे सके, उसे प्रोटेक्ट कर सके। सेल वॉल का काम क्या है, सपोर्ट देना, प्रोटेक्ट देना, मजबूत स्ट्रांगनेस देना, स्ट्रेंथ देना, ताकि वो गिरे नहीं, टूटे नहीं। आउटर रिजिड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन प्लांट सेल, प्लांट सेल में क्या सबसे बाहरी में ये जो है आउटर हमारा रिजिड सेल यानी कि सेल वॉल रहता है। फिर बात करते हैं कि सेल वॉल ऑफ एल्गी, जो एल्गी का सेल वॉल है, जो एल्गी का सेल वॉल है वो किसका बना होता है, वो सेलुलोज का, ग्लाइकेंस एंड मेनान्स का, एंड मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। तो याद रखें ये भी सवाल हमारे नीट में पूछा जा चुका है, तो आप ये ध्यान रखें कि इट इज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।
क्या है कि सेल वॉल ऑफ एल्गी इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, गैलेक्टेंस एंड मैनान्स। ठीक है, ये बेसिकली इतना पूछा जाता है। आगे भी दिया हुआ कि मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। जबकि अगर हम बात करें कि सेल वॉल ऑफ प्लांट इज मेड अप ऑफ, ये तो एल्गी का था सेल वॉल। अगर हम बात करें सेल वॉल ऑफ प्लांट की तो किसके बना होता है, ये बना होता है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन्स एंड प्रोटीन्स। जो हमारा एल्गी का सेल वॉल है वो किसका बना होता है, सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनान्स एंड मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। जबकि जो प्लांट सेल वॉल है वो किसका बना होता है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन्स की। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट लाइन की। नेक्स्ट में क्या है कि मिडिल लैमिला, जो मिडिल लैमिला है जो आपस में ज्वाइन करता है, मिडिल लैमिला इज मेड अप ऑफ, याद रखिए जो मिडिल लैमिला है वो किसका बना होता है, कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है। इसके काम क्या है, सर्व्स फंक्शन ऑफ होल्डिंग डिफरेंट सेल्स, अलग अलग सेल्स को क्या करता है, होल्ड करता है, चिपकाने का काम करता है। इट्स लाइक ग्लू। तो हमारा जो मिडिल लैमिला है वो ग्लू का काम करता है, यानी कि अलग अलग सेल्स को एक में चिपकाने का काम करता है, एक साथ में होल्ड कर रखता है। तो किसका बना होता है, कैल्शियम पेक्टेट के बना होता है मिडिल लैमिला। इसका काम है होल्डिंग डिफरेंट सेल्स, अलग अलग सेल्स को होल्ड करना। फिर हम बात कर रहे हैं प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा आर परफोरेशन इन द मिडिल लैमिला एंड शेल वॉल विच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म इन नेबरिंग सेल। प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, वो परफोरेशन है जो मिडिल लैमिला एंड शेल वॉल को कनेक्ट करता है। किसको, मिडिल वॉल को, मिडिल लैमिला को और शेल वॉल कनेक्ट करता है। किसके लिए, टू द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल। नेबरिंग सेल के आसपास के पड़ोसी सेल्स के साइटोप्लाज्म से क्या होता है, मिडिल लैमिला एंड शेल वॉल को कनेक्ट करता है। कौन, प्लाज्मोडेस्माटा का एक कनेक्टर है। ओके, तो ये रही हमारी शेल वॉल। फिर हम बात करने वाले हैं, तो आपने जाना सेल वॉल क्या है, आउटर मोस्ट रिजिड स्ट्रक्चर जो कि प्लांट सेल में पाया जाता है। एल्गी जो है, एल्गी का सेल वॉल जो है सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनान्स एंड मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। प्लांट के सेल वॉल जो है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन्स के बने होते हैं। मिडिल लैमिला जो हमारा है कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है, जिसका काम है होल्डिंग डिफरेंट सेल्स। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल्स के, दैट इज द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमारा क्या है, ये नेक्स्ट है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, तो अभी बात करते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। द फंक्शन ऑफ सर्टेन ऑर्गेनल्स आर इंटरकनेक्टेड। करे कुछ जो है कि ऑर्गेनल्स का जो फंक्शन है वो इंटरकनेक्टेड होता है। जैसे इंटरकनेक्टेड ऑर्गेनल्स टुगेदर आर इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। जो इंटरकनेक्टेड ऑर्गेनल्स है वो टुगेदर एक साथ में मिल करके इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं। ओके, क्या करते हैं, वो इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं। तो इसमें क्या है कि द फंक्शन ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल, ये क्या है, ये इंटरकनेक्टेड है। ये चार जो है हमारा क्या है, ये चार हमारा इंटरकनेक्टेड, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड लाइसोसोम एंड वैक्यूल, ये चार जो है आपस में इंटरकनेक्टेड है। इसे क्या कहते हैं, इसे इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। तो याद रखिएगा क्या हमारे पास, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ER, गोल्जी apparatus, लाइसोसोम, फिर आ गया वैक्यूल्स। क्या आ गया, वैक्यूल्स। तो ये चारों क्या हैं, ये चारों हमारे इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा है। ये क्या है, इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा है। और ये भी सवाल पूछे जाते हैं, याद रखिए, क्वेश्चन आते हैं इससे कि हमारा इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा कौन है। तो उसमें एक आपको दे देगा कि नहीं है, बाकी 3 रहेंगे और वही पूछ देगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स को या apparatus को, एंड लाइसोसोम एंड वैक्यूल, दैट इज द इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की हिस्सा है। फिर बात करते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है हमारा, इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम तुम जान लिए, हम बात करें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, तो 2 टाइप्स के होते हैं। जिसमें आता है हमारा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या आता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, दूसरा होता है हमारा RE, दूसरा होता है ACR यानी कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो क्या है कि हमारा रफ जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या, उसका काम क्या है, सिंथेसिस यानी कि बनाता है एंड पैकेजिंग करता है किसका, प्रोटीन का।
यानी कि हमारा जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से काम क्या है, प्रोटीन को सिंथेसिस करना एंड पैकेजिंग करना प्रोटीन्स। और जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसका काम क्या है, एक्ट एज स्टोरेज ऑर्गेनल्स, कैसे इससे काम किया, स्टोरेज की तरह काम करना, और हेल्प इन लिपिड एंड फैट सिंथेसिस, हार्मोन सिंथेसिस। क्या क्या करना है, लिपिड, फैट या और हार्मोन सिंथेसिस करता है, यानी कि बनाता है। कौन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो याद रखें जो रफ का हमारा काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस एंड पैकेजिंग, स्मूथ काम क्या है, स्टोरेज एंड लिपिड एंड हार्मोन्स का सिंथेसिस करना। तो ये हमारा हो जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, फिर हम बात करते हैं गोल्जी अपैरेटस की। क्या करते हैं, गोल्जी अपैरेटस की बात करते हैं। तो आइए देखते हैं गोल्जी अपैरेटस में क्या है। जो हमारा गोल्जी अपैरेटस है बेसिकली क्या है, इट इज़ इससे कैमिलो गोल्जी नाम का साइंटिस्ट ने, कैमिलो गोल्जी नाम के साइंटिस्ट ने इसे दिया था गोल्जी, इसीलिए उसके नाम पर ये गोल्जी अपैरेटस रखा गया। फिर बात करते हैं कि इट इज़ मेड अप ऑफ पैरेलल अरेंज्ड मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स कॉल्ड सिस्टर्नी। कैसे, ये पैरेलली अरेंज्ड मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स कॉल्ड सिस्टर्नी। ये क्या होता है, सिस्टर्नी के पैरेलल अरेंजिंग से बनना होता है सिस्टर्नी के। इसका काम क्या है गोल्जी अपैरेटस का, इट हेल्प्स स्टोरेज, काम क्या है, स्टोरेज काम करता है, मॉडिफिकेशन से काम करता है, एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट इन वेसिकल्स में प्रोडक्ट को पैकेजिंग करता है, मॉडिफिकेशन का काम करता है, और साथ में स्टोरेज का काम करता है। ये हमारा क्या, गोल्जी अपैरेटस। और इसमें क्या, इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ, क्या किसी की फॉर्मेशन करता है, हेल्प करता है फॉर्मेशन में ग्लाइकोप्रोटीन की और ग्लाइकोलिपिड के फॉर्मेशन में हेल्प भी करता है। तो आइए देखते हैं हमारा बचा लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है, इसमें जो है मैक्सिमम एंजाइम्स पाए जाते हैं, मैक्सिमम एंजाइम्स पाए जाते हैं इसमें। क्या, मैक्सिमम एंजाइम फाउंड, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या रखिए, इट इज़ द मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर दैट होल्ड वैरायटी ऑफ एंजाइम्स। क्या होता है कि वैरायटी ऑफ एंजाइम्स इसमें पाए जाते हैं, बहुत सारा एंजाइम। इट इज़ रिच इन ऑल टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, जितने भी तरह का हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है सब इसमें पाए जाते हैं। ओके, विच आर एक्टिव एट पीएच, एसिडिक पीएच, जो कि एसिडिक पीएच पे क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। इसमें सारे के सारे जितने भी हाइड्रोलेज, लाइगेज, ये सब बहुत तरह के एंजाइम्स में पाए जाते हैं, प्रोटीएज है ना, ये सब तरह के एंजाइम्स में पाए जाते हैं। इट इज़ इन्वॉल्व्ड इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेटेज, प्रोटीएज, लाइपेज, न्यूक्लियोसाइडेज, न्यूक्लियोटाइडेज, ये सब क्या है, ये सब को डाइजेशन के लिए, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के लिए एंजाइम पाए जाते हैं। प्रोटीन्स की, लिपिड्स की एंड न्यूक्लिक एसिड्स के डाइजेशन के लिए एंजाइम्स इसी में पाए जाते हैं। हम बात करते हैं वैक्यूल्स की। हम बात करेंगे वैक्यूल्स की। ओके, हम बात करते हैं वैक्यूल्स की कि ये हमारा एंडोमेन सिस्टम के 4 हिस्से थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। तो बात करते हैं वैक्यूल्स की। तो कह रहा है कि वैक्यूल्स क्या है कि दीज आर द स्टोरेज सैक। क्या है ये, स्टोरेज सैक फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल। एक स्टोरेज सैक है, कहाँ पाया जाता है, प्लांट और एनिमल दोनों को सेल में पाया जाता है, स्टोरेज का काम करता है ये। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ वैक्यूल इज नॉन एज टोनोप्लास्ट। ये भी पूछा हुआ सवाल है, द आउटर मोस्ट लेयर जो होता है वैक्यूल क्या कहते हैं, वो टोनोप्लास्ट कहलाता है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ वैक्यूल इज नोन एज टोनोप्लास्ट। ओके, फिर बात करते हैं कि टोनोप्लास्ट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इनटू वैक्यूल अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। टोनोप्लास्ट क्या करता है, हेल्प करता है सब्सटेंस के ट्रांसपोर्ट में, किस में, वैक्यूल में, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट ये काम करता है टोनोप्लास्ट, सब्सटेंस को अंदर भेजने में हेल्प करता है। तो आज हमने पढ़ा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। उसके पहले हम लोग पढ़ते सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। तो आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, न्यूक्लियस, डीएनए, ये सब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट में। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो कैसा लगा दोस्तों, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जो भी पूछना है आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।